हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। लास्ट के 3 वीडियोस में हमने प्रिपरेशन फॉर पेपर 1 बेसिकली मार्क्स का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है पेपर 1 के लिए, वीडियो 1 में वो देखा था। वीडियो 2 में हमने पूरे सिलेबस को डिस्कस किया था। वीडियो 3 जो आया था वो बेसिकली आप लोगों के रेफरेंस बुक्स का था एंड ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए जो आप लोगों को बुक्स रेफर करनी है जनरल अवेयरनेस के लिए एंड जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए, वो सब हमने डिस्कस किया था। नाउ दिस इज नाउ आज से आप लोगों का जो टेक्निकल टॉपिक्स है उसके कोर्स आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, दिस इज माय वीडियो नंबर 4 और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है उनके टॉपिक्स को। ओके, तो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज योर सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है। तो उसके लिए आप लोगों को एक वर्ड क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज योर लोड। व्हाट इज लोड? लोड इज एन एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो एक्सटर्नल फोर्स जब हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ पे एक और वर्ड आ गया आप लोगों का, फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ मेंबर और एन एक्सटर्नल एजेंट विच टेंड्स टू चेंज कंडीशन ऑफ द बॉडी। ओके, तो इन चीज़ों को देखेंगे तो फोर्स हमने डिफाइन किया, बट यहाँ पे टर्म आ रहा है लोड, फोर्स, स्ट्रेस और एक और वर्ड आ जाता है आप लोगों का, लाइक यहाँ पे आप लोग को जो लिखा हुआ प्रेशर। ठीक है, एक एक चीज़ को समझना ज़रूरी है। लाइक कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन भी आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। ठीक है, कई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम ये टॉपिक को भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो फोर्स आप लोगों को मालूम चल गया। व्हाट इज लोड? लोड इज एन एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो व्हेन दिस लोड इज अप्लाइड ऑन एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया देन दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली योर प्रेशर। ठीक है, लोड हम बोल रहे हैं दैट इज योर एक्सटर्नल फोर्स। तो जो भी लोड किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे अप्लाई होगा देन इट विल क्रिएट अ प्रेशर। ओके, नाउ व्हाट इज स्ट्रेस? प्रेशर की जब आप लोग यूनिट देखते हैं तो यूनिट ऑफ प्रेशर इज आल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड स्ट्रेस की यूनिट आप लोग देखेंगे तो स्ट्रेस इज आल्सो योर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन ऐसा यूनिट। ओके, बट डिफरेंस क्या हो जाता है दोनों में? ये जो आप लोगों का लोड है, एक्सटर्नल फोर्स है, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एक्ट करेगा तो दिस इज योर एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो भी बॉडी पे ये लोड लग रहा है वो इस फोर्स को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का अप्लाई करेगा। तो जब वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स उस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एक्ट करता है देन दैट इज कॉल्ड एज योर स्ट्रेस। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस। प्रेशर इज ड्यू टू योर एक्सटर्नल फोर्स एंड स्ट्रेस इज ड्यू टू योर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, तो जब हम स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं तो स्ट्रेस इज बेसिकली ऑफ योर टू टाइप्स, टेंसाइल, कंप्रेसिव। ठीक है, एक और आगे आप लोगों का आएगा, ड्यू टू दिस shear फोर्स इज योर shear स्ट्रेस। ठीक है, तो जब आप लोग डिफाइन करेंगे स्ट्रेस को तो स्ट्रेस इज योर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट। तो स्ट्रेस में फर्स्ट इज योर द टाइप्स ऑफ लोडिंग जब आप लोग देखेंगे तो वन इज योर टेंसाइल फोर्स, अनदर इज योर कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, थर्ड इज योर shear फोर्स। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आप लोगों का स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज योर स्ट्रेन? स्ट्रेन वर्ड बेसिकली शॉर्ट ऑफ योर इंग्लिश वर्ड जिसका सिंपल मीनिंग होता है अ शॉर्ट ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो स्ट्रेन को कैसे हम डिफाइन करते हैं? दैट इज अ डिफॉर्मेशन ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, तो स्ट्रेन आगे हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ओके, उससे पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाई वी आर रीडिंग दिस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना जब भी आप लोग इंजीनियरिंग में कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होंगे आप लोगों को दो क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्लियर होना चाहिए। जो भी टॉपिक हो, जो भी कॉन्सेप्ट हो, दो आप लोगों को क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट इज योर हाउ, सेकंड इज योर व्हाई। हाउ वी आर रीडिंग एंड व्हाई वी आर रीडिंग। ठीक है, अगर ये दो क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक के लिए आप लोगों को क्लियर हैं तो आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोगों को उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ भी हम अप्लाई करते हैं कि व्हाई वी आर रीडिंग दिस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, एंड व्हाई हाउ वी आर रीडिंग दिस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो
वाई वी आर रीडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कॉन्सेप्ट ये है कि अभी तक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप लोग जो पढ़ते थे, ठीक है, वही हो जाता है आप लोगों का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो हाउ वी आर रीडिंग, तो हाउ वी आर रीडिंग इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कहीं भी आप लोगों को ये देखने को नहीं मिला होगा कि योर बॉडी विल डिफॉर्म ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड, ठीक है, या बॉडी विल डिफॉर्म ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। ओके, बट जैसे ही आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, वहां पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल केस योर बॉडी विल डिफॉर्म। ओके, डिफॉर्म कितना होगा दैट डिपेंड्स ऑन योर एक्सटर्नल अप्लाई लोड, ओके, एंड द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर एंड मशीन मेंबर अंडर एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड टेकिंग इनटू अकाउंट द इंटरनल फोर्सेस क्रिएटेड एंड रिजल्टिंग डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आप लोगों ने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, एक्सटर्नल लोड्स। ओके, उसके बाद टेकिंग इनटू अकाउंट द इंटरनल फोर्सेस क्रिएटिंग एंड रिजल्टिंग डिफॉर्मेशन। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स की बात यहाँ पे हो रही है, दिस इज बेसिकली योर स्ट्रेस। ठीक है, एंड रिजल्टिंग डिफॉर्मेशन सेज दिस इज योर स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से स्ट्रेस आ रहा है और स्ट्रेन क्यों हो रहा है। ठीक है, हमेशा आप लोग सुने होंगे लोड के लिए आप लोग कभी जनरेटेड प्रेशर के लिए आप लोग कभी जनरेटेड वर्ड यूज नहीं करते, बट स्ट्रेस के लिए हमेशा जनरेटेड वर्ड यूज होता है। ठीक है, स्ट्रेस इज बीइंग जनरेटेड इन द पार्ट, ओके, स्ट्रेन इज बीइंग फॉर्म्ड इन एनी मटेरियल और बीम, ऐसा करके आप लोग कभी वर्ड सुनते होंगे। ठीक है, बट प्रेशर के लिए ऐसा वर्ड नहीं होता बिकॉज इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, कॉज ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ लोड। ओके, मैकेनिक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि लोड आपके बेसिकली द वेराइटीज ऑफ लोड दैट यू हैव स्टडीज। ओके, एक्सटर्नल फोर्स की बात जब आ रही है तो आप लोग कौन कौन से लोड की बात होती है? ओके, द फर्स्ट वन इज योर टेंसाइल फोर्स और टेंसाइल लोडिंग, सेकेंड इज योर कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव लोडिंग, थर्ड इज योर shear फोर्स और shear लोडिंग, ओके, स्प्रिंग फोर्स कॉज ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ एन स्प्रिंग। ओके, तो ये सब आते हैं आपके बेसिकली टाइप्स ऑफ लोड पे। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो टेंसाइल फोर्स, सपोज लेट अस से दिस इज आवर स्पेसिमेन। ओके, ये आपका स्पेसिमेन है और इसमें एक लोड एक्ट हो रहा है P। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ दिस लोड P इज एक्टिंग आउटसाइड टुवर्ड्स आउटसाइड और ट्राई टू एलोंगेट द बॉडी, ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर फोर्स और लोड इज कॉल्ड एज योर टेंसाइल फोर्स और टेंसाइल लोडिंग। ठीक है, and another one, the external force or load P that tries to deform or compress the body is known as your compressive load or compressive force। ठीक है, तो either there will be a push, तो push के केस में आप लोगों का हो जाएगा टेंसाइल फोर्स, if there is a kind of push वो आप लोगों का हो जाएगा कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो टेंशन आपको सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन के टॉपिक में बेसिकली तीन तरह के फोर्स को स्टडी करनी है, टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड योर shear फोर्स। ठीक है, shear फोर्स आगे आएगा जब shear स्ट्रेस का टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का स्पेसिमेन। when the load is acting outside it is known as tensile force, when load is acting towards the body or try to compress the body or try to push the body, तो that will be called as your compressive force। ठीक है, now अब टॉपिक आता है आप लोगों का स्ट्रेस का। ठीक है, तो स्ट्रेस के दो कंपोनेंट हमको देखने थे, हमने देख लिया। द फर्स्ट वन इज योर लोड, सेकंड वन इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोगों का कहलाएगा दैट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिमेन। जो भी आप लोगों के स्पेसिमेन आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, सर्कुलर होगा तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ स्पेसिमेन दैट यू हैव फॉर योर टेस्टिंग। ओके, नाउ व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स ट्रांसमिटेड अक्रॉस एनी सेक्शन डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दैट सेक्शन। ठीक है, तो स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करें? लेट अस कंसीडर दिस इज अवर स्पेसिमेन P, सॉरी देयर इज अ स्पेसिमेन, ओके, विच इज अप्लाइड विद द लोड P। ठीक है, ये लोड बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है तो दिस विल बी अ टेंसाइल स्ट्रेस, सॉरी टेंसाइल फोर्स एंड द स्ट्रेस जनरेटेड। ठीक है, ये जो पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये होगा आप लोगों का स्ट्रेस एरिया।
और इस स्ट्रेस एरिया में आप लोग स्ट्रेस को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, दिस सिग्मा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, कई एग्जाम्स में आप लोग अपेयर होंगे तो बेसिकली आप लोगों को एक स्टेटमेंट दे देता है कि द बेसिक नोटेशंस ऑफ एनी लाइक स्ट्रेस का है। तो स्ट्रेस को बेसिकली हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस की बात हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों को पेपर में दे देगा कि बेसिक द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल नोटेशंस। तो ये स्टेटमेंट का आप लोगों को मीनिंग ये रहता है कि लाइक इफ कंडीशन ऑफ स्ट्रेस इज गिवन, तो स्ट्रेस को हम, नॉर्मल स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, पी अगर आप लोगों को दे रहा है यहाँ पे, पी डिनोट दिस योर फोर्स और लोड। ठीक है, ए गिव्स योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप लोगों को क्वेश्चन में कुछ भी डिफाइंड नहीं है तो आप लोगों को बेसिक यही नोटेशंस लेके चलने हैं। ठीक है, तो व्हेन दिस फोर्स is applied on this particular cross sectional area, okay, then a stress will be generated. तो इसका फॉर्मूला कैसा बन रहा है, कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, दिस सिग्मा इज इक्वल्स टू लोड पर यूनिट एरिया या पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोग बोल लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों का स्ट्रेस। नाउ अब आप लोगों को निकालना है कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ सिग्मा, या आप लोगों की स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी। तो स्ट्रेस की यूनिट आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इन न्यूमेरेटर यू हैव पी, पी इज योर लोड, लोड और फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है बेसिकली आप लोगों के एसआई में न्यूटन। ठीक है, तो न्यूमेरेटर में आ गया आप लोगों का न्यूटन। ओके, एंड नाउ इन द डिनोमिनेटर यू हैव एरिया। एरिया की यूनिट आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होगी, मेंसुरेशन का जो आप लोगों का टॉपिक रहता है वहां पे जब भी आप लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं तो आइदर इट इज मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर और योर मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय मिलीमीटर, सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर। ओके, सो व्हाट यू आर गेटिंग, जब एसआई यूनिट की बात हो रही है सिस्टम इंटरनेशनल में, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, न्यूमरेटर यू हैव न्यूटन, डिनोमिनेटर इज एरिया, एरिया का यूनिट होता है आप लोगों का बेसिकली दैट यूनिट स्क्वायर। ओके, तो आइदर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में आप लोगों का मीटर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, दिस यूनिट इज योर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर योर टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। क्लियर है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा है कि सपोज आप लोगों को कुछ यूनिट दे देगा, सपोज 10⁻³ पास्कल। ओके, कन्वर्ट इट इनटू सपोज kgf पर mm स्क्वायर, तो आप लोगों का वो दूसरे बेसिकली यूनिट में चले गया। तो उन चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट भी आप लोगों को थोड़ा सा स्टडी करके जाना है। अभी हम इस टॉपिक पे नहीं आते कन्वर्जन पे, बेसिक हम देखते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में हमको क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो ये आप लोगों को यूनिट मिल गए, यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज योर पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेस आप लोगों ने देख लिया, स्ट्रेस इज बेसिकली कॉज ड्यू टू योर फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल लोड बोल लीजिए, चाहे आप लोग फोर्स इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बोल लीजिए या लोड बोल लीजिए। ठीक है, नाउ सेकंड कम्स योर स्ट्रेन। स्ट्रेन से ही क्लियर सिंपल मीनिंग आती है इसकी, डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट्स अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन द मेंबर बाय द लोड। ठीक है, तो लोड की वजह से बॉडी जो भी डिफॉर्म होगी, जितनी भी डिफॉर्म होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज योर स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन को समझने के लिए आप लोगों को क्या समझना पड़ेगा, फर्स्ट वन, आपकी बॉडी इनिशियल से फाइनल पोजीशन या इनिशियल लेंथ से फाइनल लेंथ में कितने डिफॉर्म हुई, दैट इज योर टोटल एलोंगेशन डिवाइडेड बाय योर ओरिजिनल लेंथ, या आप लोग बोल सकते हैं एलोंगेशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये आप लोग को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। ठीक है, या ई से, स्मॉल ई। ठीक है, कैपिटल ई मत लिखिएगा, कैपिटल ई कुछ और ही डिनोट करता है आपके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। तो जब भी आप स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो स्मॉल ई से डिनोट करिएगा, तो ये आप लोगों को कहलाता है स्ट्रेन। ओके, अब बात आती है कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, याद रखिएगा कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी टॉपिक पूछा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं यूनिट ऑफ स्ट्रेन, एलोंगेशन विल बी योर आइदर मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ की कोई भी यूनिट होगी आप लोगों की, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दिस इज ऑल्सो लेंथ। ठीक है, तो लेंथ मीन्स मीटर अपॉन मीटर, दैट इज दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है,
तो आप लोगों को दो चीज पूछी जाती है, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। ठीक है, तो डायमेंशनलेस ये नहीं होगा, ये यूनिटलेस होगा, बिकॉज मीटर आउट ऑफ मीटर या सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको कोई भी यूनिट नहीं मिलती। ओके, तो याद रखिएगा दिस स्ट्रेन हैज नो यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा है। नाउ टेंसाइल स्ट्रेन विल बी पॉजिटिव, कंप्रेसिव स्ट्रेन विल बी नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब क्या हो रहा है, तो इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। जब आप लोग एलोंगेशन कैलकुलेट करते हैं, तो जब भी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा या टेंसाइल लोडिंग होगी, तो डेफिनेटली आपका जो स्पेसिमेन है वो एलोंगेट होगा। ठीक है, तो ओरिजिनल लेंथ इज सपोज 100 सेंटीमीटर या 100 मीटर आप लोग ले लीजिए, वो सपोज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड वो इंक्रीज हो गया 105 मीटर पे, तो डेफिनेटली देयर विल बी द इंक्रीज इन द लेंथ। तो ये जो आपका अपर पोर्शन है, ठीक है, सॉरी न्यूमेरेटर है, एलोंगेशन आप लोगों को मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ तो आप लोगों की एज इट इज कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेन हो चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेन हो। ठीक है, तो उस केस में ये एलोंगेशन आप लोगों को मिलता है पॉजिटिव। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आप लोगों को डिफाइन किया गया है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी पॉजिटिव एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन विल बी नेगेटिव। कंप्रेसिव के केस में ये एलोंगेशन आप लोगों का नेगेटिव हो जाएगा, तो आप लोगों को ये जो वैल्यू मिलेगी ये नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, बट याद रखिएगा जब कंप्रेसिव स्ट्रेन कैलकुलेट करने की बात आती है, तो अल्टीमेटली आपको आइदर ऑप्शन में अगर नेगेटिव वैल्यू दी हुई है तो वो वैल्यू लेनी है, या सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लेना है। वो इटसेल्फ डिफाइंड रहता है कि दैट इज ए शॉर्ट ऑफ योर नेगेटिव स्ट्रेन। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेन हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, अभी आप लोगों ने देख लिया स्ट्रेस, फिर देख लिया आप लोगों ने स्ट्रेन। ठीक है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के लिए ये दो टॉपिक, ये दो डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब हम मूव करते हैं कि हमने स्ट्रेस स्ट्रेस पढ़ लिया, हमने स्ट्रेन पढ़ लिया, पहले ही मैंने बताया कि आपको दो क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, हाउ वी आर रीडिंग एंड व्हाई वी आर रीडिंग। तो हाउ वी आर रीडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि वी आर रीडिंग, ठीक है, जस्ट टू फुलफिल द केस ऑफ डिफॉर्मेशन और द लोडिंग दैट इज बीइंग अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, मैकेनिक्स में कोई डिफॉर्मेशन का कोई इशू रह नहीं जाता था। एंड व्हाई वी आर रीडिंग, we are reading just because in order to calculate the वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ कहने का ही कॉन्सेप्ट हो जाता है कि किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज को एनालिसिस करने के लिए हम जो भी टेस्टिंग या जो भी उसमें कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कहलाता है आप लोगों का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, ओके, स्ट्रेस आप लोगों ने देख लिया, स्ट्रेन आप लोगों ने देख लिया। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर प्रिपरेशन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दैट इज योर हुक्स लॉ। एक क्वेश्चन हमेशा आप लोगों के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में से या ये हुक्स लॉ का टॉपिक से आप लोगों को एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा ही एग्जाम में। ठीक है, तो व्हाट इज दिस हुक्स लॉ? दिस स्टेट्स दैट स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है, या आप लोग बोल सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो ये हुक्स लॉ क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू हुक्स, स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। ठीक है, अ मटेरियल इज सेड टू बी इलास्टिक इफ ऑल द डिफॉर्मेशन आर प्रोपोर्शनल टू द लोड। ओके, थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने स्ट्रेस जो देखा था, ठीक है, दिस स्ट्रेस, दिस स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू योर लोड। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मटेरियल इज सेड टू बी इलास्टिक इफ ऑल द डिफॉर्मेशन आर प्रोपोर्शनल टू द लोड। तो आप लोगों का जो डिफॉर्मेशन होगा बॉडी का, वो आप लोगों के किसके प्रोपोर्शनल होगा? लोड के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जब भी आप लोग स्टडी करते हैं हमेशा ये याद रखिएगा कि स्ट्रेन बाय द स्ट्रेन इज ऑकरिंग, इट इज ऑकरिंग जस्ट बिकॉज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द लोड। ठीक है, लोड की वजह से स्ट्रेन हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन हो रहा है, ऐसा आप लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, हुक्स लॉ में से मैं आपको बता दूं, हुक्स लॉ में से क्वेश्चंस कैसे रेज होते हैं आपके। हुक्स लॉ आप लोगों से नॉर्मल डेफिनेशन पूछ सकता है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कभी कंफ्यूजिंग भी रहता है कि अप टू व्हाट पॉइंट इन द इलास्टिक कर्व हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये जो वर्ड आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, प्रोपोर्शनल। ठीक है,
तो यही होती है आपकी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ठीक है, आगे हम जो आप लोगों का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, छोटा ही वीडियो रहेगा बट बहुत डीप वैल्यू का डीप स्टडी का वीडियो रहेगा। ठीक है, वो अभी इस टॉपिक में ऐड नहीं कर रहा हूँ, उसका सेपरेट एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आप लोग स्टडी कीजिएगा तो वहां पे आप लोगों को मिलेगा स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो आप लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक आपका हुक्स लॉ फॉलो होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन में दे देगा अप टू यील्ड पॉइंट, अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ऑप्शन इज योर प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, व्हाई वी आर रीडिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, सपोज एक बॉडी है, बॉडी तीन अलग अलग कंपोनेंट से बन, सेम मटेरियल है, मटेरियल होमोजेनस है, ठीक है, बट इट कंटेन्स थ्री सेक्शंस एंड इन ऑल द थ्री सेक्शन देयर आर डिफरेंट लोड्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो उस स्टडी करने के लिए कि हर एक सेक्शन के में कौन सी लोडिंग कितने कितने क्वांटिटी की लोड लग रही है, वहां पे कितने अमाउंट का लोडिंग है और उसमें कितना डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, उसके लिए हम ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट स्ट्रेन विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेन कॉज्ड बाय ईच लोड। ठीक है, तो सपोज देयर आर थ्री कंपोनेंट्स 1 2 3, तीनों में सपोज 20 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन का लोड लगता है, तो ओवरऑल डिफॉर्मेशन आप लोगों का क्या हो जाएगा, दैट विल बी द डिफॉर्मेशन इन 1, डिफॉर्मेशन इन 2 एंड डिफॉर्मेशन इन द 3। ठीक है, यही आप लोगों का लिख रहा है सम ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेन कॉज्ड बाय ईच लोड। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली आप लोगों का जो न्यूमेरिकल्स आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो न्यूमेरिकल जब हम देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यंग्स मॉड्यूल्स कहने का, यंग्स मॉडुलस कहने का सेंस ये होता है, जब अभी आपने टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहाँ पे था हमारा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो जब किसी बॉडी में लोड अप्लाई हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में तो स्ट्रेस जनरेट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट लोड द बॉडी विल डिफॉर्म, तो वहाँ पे स्ट्रेन होगा, देयर विल बी द डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है जो हमारी क्वांटिटीज हैं, इन दोनों को एक साथ एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया, हमने नहीं बल्कि हुक्स ने क्या किया, विद इन द लिमिट फॉर विच हुक्स लॉ इज ओबेड। ठीक है, दैट मीन्स अप टू द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो अप टू द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड द यंग्स मॉडुलस और द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस का डेफिनेशन बेसिकली क्या बनता है, द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेन टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, या द बॉडी डिफॉर्म आप लोग बोल सकते हैं, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो वो आप लोगों का कहलाएगा क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका आपका थ्योरी कहाँ से मिली, तो ये थ्योरी मिली आपको हुक्स लॉ से। ठीक है, अभी हमने पहले देखा हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू द इलास्टिक लिमिट। तो ये आप लोगों को क्या बोल रहा है, दिस इज योर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिक वर्ड ही यूज करना, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, ऑन द रिमूवल ऑफ लोड द बॉडी विल रिगेन इज शेप। ठीक है, सो दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, ये ध्यान रखिएगा, पहले ही मैंने आपको बोला स्ट्रेन को कभी कैपिटल ई से डिनोट नहीं कीजिएगा, स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन आपका जो रहता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए कैपिटल ई है एंड स्ट्रेन के लिए आप लोगों का स्मॉल ई है, एप्सिलॉन है। ठीक है, दिस एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन योर एप्सिलॉन ई। ठीक है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यूनिट क्या होगी, जैसे आप लोग इसकी यूनिट देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस की यूनिट होती है आप लोगों की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर ऐसा यूनिट में बात की जाए। यूनिट ऑफ स्ट्रेन हमने देखा इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस ई, इसको समझने के लिए आप लोग देख लीजिए, दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन दिस इज नथिंग, तो आप लोगों की ई की यूनिट हो जाएगी कैपिटल ई की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या पास्कल बोल सकते हैं आप। बट इस स्ट्रेस और इस ई की वैल्यू में जब भी आप कभी आगे न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे तो दिस ई इज ए प्रॉपर्टी ऑफ योर मटेरियल। ठीक है, ये मटेरियल की आपकी प्रॉपर्टी होगी और इसकी वैल्यू जनरली आपकी गीगा पास्कल में होती है, 10⁹ ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁹ पास्कल। ठीक है, गीगा पास्कल में आप लोगों को वैल्यू मिलेंगी। ओके, तो जब बात आती है यंग्स मॉडुलस की तो हम देख रहे हैं इट इज स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को हम जब हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन का फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप हम कर देंगे, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज this modulus of elasticity is equals to your P is your load, length L is the length of the specimen, what is A? A is the area of cross section। ठीक है, तो ये जो बेसिकली P अपॉन A जो आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है? P अपॉन A is your stress। ठीक है, and what is this X upon L? This X is the deformation and L is the length। तो दिस इज योर स्ट्रेस, ठीक है, और स्ट्रेन आप लोगों का हो जाएगा एक्स अपॉन एल जो हमारा प्रीवियस फॉर्मूला था। तो हमको कैपिटल ई क्या मिल रहा है? दिस इज योर पी एल अपॉन ए ई। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा टोटल डिफॉर्मेशन। तो जब भी आप लोगों को डिफॉर्मेशन कैलकुलेशन पूछता है तो हमेशा याद रखिएगा डिफॉर्मेशन इज प्रोपोर्शनल टू द लोड, डिफॉर्मेशन is inversely proportional to the area of cross section, deformation is inversely proportional to the modulus of elasticity and this deformation। ठीक है, ये इसकी यूनिट आप लोगों की क्या होगी? इसकी यूनिट आपकी जरूर होगी, ये यूनिट लेस नहीं होगा। दिस विल बी आइदर इन मिलीमीटर, मीटर, जो भी यूनिट आप लोगों को क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाएगा। ठीक है, या जो भी आप लोगों का स्पेसिमेन का लेंथ की यूनिट आप लोग कंसिडर करेंगे, उसी यूनिट में आपके डिफॉर्मेशन की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस हमने देखा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्ट्रेन इज द डिफॉर्मेशन। ओके, डिफॉर्मेशन पर यूनिट और ओरिजिनल लेंथ। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ लोड, जो बॉडी को एलोंगेट करने की कोशिश करे, दिस इज योर टेंसाइल फोर्स। द फोर्स विच ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी, दिस इज योर कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, शेयर फोर्स हम आगे पढ़ेंगे, अभी शेयर फोर्स का टॉपिक नहीं आया है। स्ट्रेस के बारे में बात है, स्ट्रेस इज नथिंग बट योर लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, पी बाई ए। डेजिग्नेशन आप लोग याद रखिएगा, दिस इज सिग्मा, दिस इज पी, दिस इज ए। पी इज लोड, सिग्मा इज योर स्ट्रेस। ओके, पी इज लोड, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस का अगर आप लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई में, तो और पास्कल। ठीक है, नाउ व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन हमने देखा एलोंगेशन पर यूनिट और ओरिजिनल लेंथ। दिस इज योर एक्स, x is your deformation let us say, and L is the length of the specimen, so x upon L is your strain and it is unitless। okay, टेंसाइल स्ट्रेस विल बी पॉजिटिव, कंप्रेसिव स्ट्रेन विल बी नेगेटिव। तो हमेशा याद रखिएगा टेंसाइल स्ट्रेन आपका पॉजिटिव ही रहेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस में आप लोग गलती मत कीजिएगा। नेक्स्ट इज योर हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? दिस स्टेट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस जब आप लोग बोल रहे हैं तो ये बेसिकली आप लोगों को डिफाइन करता है हुक्स लॉ के थ्रू। तो यहाँ पे आप लोगों का एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, दैट इज योर यंग्स मॉडुलस का। ठीक है, और यू कैन से द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिनोटेड बाय ई। व्हाट इज दिस ई? दिस इज सिग्मा बाय ई। ठीक है, बेसिकली हमारा ये कहना है कि जब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हम बोल रहे हैं तो देयर मस्ट बी एन इलास्टिक कांस्टेंट विच रिलेट्स दिस टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिग्मा और ई को हमको रिलेट करने के लिए एक इलास्टिक कांस्टेंट हम ऐड करते हैं और विद इन इलास्टिक लिमिट है, हेंस वी आर गिविंग इट नेम अ मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, वैल्यू जनरली रेज करती है इसकी गीगा पास्कल में, 10 टू द पावर 9। गीगा मीन्स 10 टू द पावर 9, पास्कल इज जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपने चेंज इन लेंथ का एक फॉर्मूला यहाँ से जनरेट किया, E is given by your sigma upon E, sigma is your P upon A, epsilon is your X upon L, so deformation what you are getting is PL upon A। ठीक है, तो ये आप लोगों का बेसिकली होता है जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट है अप टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब आगे आता है आप लोगों का टेंजेंशियल स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस? एक वर्ड यहाँ पे छुपा है, टेंजेंट। ठीक है, व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट is a geometrical figure or a line that passes through the just near to the surface of the cross section या surface of any curve। ठीक है, तो इसको कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस को? सपोज दिस इज अ बॉडी, लेट अस से ए, सॉरी द बॉडी इज योर दिस वन एल एम। ठीक है, आप लोग ले लेते हैं कि एक सेक्शन है आप लोगों का एल एम, जिसके प्रोपोर्शनल आप लोग इस बॉडी को कट कर रहे हैं। सपोज दिस पी एंड दिस पी,
वाई इट इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स? बिकॉज देखिए ये जो बॉडी का ये सरफेस आप लोग देख सकते हैं, अपर सरफेस, एंड दिस इज योर लोअर सरफेस, ठीक है। तो लोअर सरफेस, इस सरफेस को इट टचेस फ्रॉम जस्ट एट द टिप ऑफ दिस सरफेस। तो ये जो फोर्स है ये बॉडी के जस्ट लास्ट फाइबर या लास्ट लेयर में आपको टच कर रहा है, एंड सेम इन द अपर पार्ट ऑल्सो, ये आपके जस्ट अपर पार्ट या अपर सरफेस अपर लेयर को टच कर रहा है। Hence this force is called as a tangential force, ठीक है। तो if the applied load persists of two equal and opposite parallel forces not in the same line, ठीक है। देखिए सेम लाइन वर्ड यूज कर रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये आप लोगों का क्या कहला रहा है, एक तरह से ये अपोजिट पैरेलल फोर्सेस। मैग्नीट्यूड इसका P है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो P, ठीक है। P एंड P जब हम देखते हैं तो दिस बैलेंसेस और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, तो बॉडी हमारी अभी भी इक्विलिब्रियम में ही है, ठीक है। तो देन देयर इज अ टेंडेंसी पार्ट ऑफ अ बॉडी टू स्लाइड ओवर और shear फ्रॉम द अदर पार्ट अक्रॉस एनी सेक्शन LM, ठीक है। तो अब ये पार्ट जो है आप लोगों का LM का जो अपर पोर्शन होगा, ये पोर्शन क्या करेगा, इस फोर्स की वजह से टुवर्ड्स राइट मूव करना स्टार्ट करेगा या टुवर्ड राइट की तरफ डिफॉर्म होगा, ठीक है। एंड द लोअर पोर्शन ऑफ LM विल डिफॉर्म टुवर्ड्स योर लेफ्ट पोर्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, इस LM सेक्शन में एक shear जनरेट होगा, ठीक है। देन व्हाट इज दिस shear? Shearing is nothing but a deformation in the body with respect to its tangential area, ठीक है। तो टेंजेंशियल एरिया क्या कहलाएगा? सपोज ये जो P आप लोग देख रहे हैं, ये जो लेयर होगा आपका, दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। टॉप पोर्शन आप लोगों का क्या कहलाएगा, दिस इज योर टेंजेंट और द सरफेशियल एरिया, ठीक है। तो सेम LM पे पोर्शन पे क्या होगा, एक shear जनरेट होगा बॉडी पे, ठीक है। एंड दैट पर्टिकुलर फोर्स दैट causes the body to shear is called as your shear force, okay. So when this shear force acts on any cross sectional area of the body, तो ये कहलाता है आपका shear stress, ठीक है। तो shear stress is tangential to the area over which it acts, ठीक है। तो टेंजेंट होगा किस एरिया पे, ये जो LM आपका सेक्शन है उस एरिया पे टेंजेंट होगा, ठीक है। एवरी shear stress is accompanied by an equal complementary shear stress, ओके। तो अब इस स्टेटमेंट का मतलब आप लोग समझ लीजिए, व्हाट इट एक्चुअली वांट्स टू से इज, जब भी बॉडी में कोई एक फोर्स लगता है, ठीक है, लाइक जैसे हमने प्रेशर और स्ट्रेस का कंडीशन देखा, तो प्रेशर में हमने देखा था कि इट इज एन एक्सटर्नल लोड, और स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा था, जनरेट हो रहा था, दैट वाज ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट आया था हमारा इक्विलिब्रियम से। तो व्हेन इक्विलिब्रियम इज एक्टिंग ऑन एनी बॉडी, सो एवरी shear स्ट्रेस इज accompanied बाय एन इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर एक प्लेन हमारा सपोज LM का अपर पोर्शन हमारा राइट की तरफ डिफॉर्म कर रहा है, सो उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, उसको एक इनिशियल कंडीशन में लाने के लिए एक अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस इस पार्ट में जनरेट होगा, ठीक है। सो दैट वी कैन से द बॉडी इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? नाउ ये हमने shear स्ट्रेस पढ़ लिया। नाउ अब क्या होगा, द बॉडी में डिफॉर्मेशन आई, टेंजेंशियल लोड लगा तो स्ट्रेस जनरेट हुआ। अब इस लोड की वजह से क्या होगा, एक स्ट्रेन भी जनरेट होगा, ठीक है। द बॉडी विल डिफॉर्म। तो व्हाट इज दिस shear स्ट्रेन? सपोज दिस वाज द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, जहां पे आपने एक लोड अप्लाई किया। इस लोड को बैलेंस करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री लोड इस डायरेक्शन में डेवलप होगा। सपोज इस वर्टिकल प्लेन में कोई लोड आपका अप्लाई हो रहा है, तो उसको डेवलप कर अपोजिट प्लेन में एक कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट डायरेक्शन में लोड जनरेट होगा, ठीक है। तो इन दोनों लोडिंग की वजह से बॉडी कितनी डिफॉर्म हो रही है, लेट अस से द shear स्ट्रेन और स्लाइड इज फाई। ये जो आप लोग एंगल देख रहे हैं फाई, व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज योर shear स्ट्रेन, ठीक है। और ये जो shear स्ट्रेन होगा, दिस विल बी ड्यू टू दिस shear लोड, ठीक है, या shear फोर्स की वजह से आप लोगों का स्ट्रेन जनरेट हो रहा है। दिस इज डिफाइंड एज चेंज इन द राइट एंगल, ओके। अब ये राइट एंगल में चेंज करने का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए ये जो आप लोगों की लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आप लोगों का 90 डिग्री क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो ये जब 90 डिग्री आप लोगों का रिड्यूस होके ड्यू टू दिस फोर्स, ठीक है, इट विल मूव डाउनवर्ड, सॉरी इट विल मूव राइटवर्ड्स। तो जब राइट की तरफ मूव करेगा,
तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये कहाँ मूव होके आ गई, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या जनरेट हो गया, एक स्ट्रेन जनरेट हुआ, और ये स्ट्रेन बेसिकली मेजर होगा आपके एंगल के फॉर्म में, ठीक है। या एंगल नहीं, बेसिकली हम जब इसको लीनियर डायरेक्शन मेजर करने की कोशिश करते हैं तो ये कहलाता है हमारा रेडियंस, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन जो होगा दैट विल बी इन रेडियन, ये हमेशा याद रखेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कभी कभी पूछता भी है कि व्हाट इज द यूनिट और व्हाट इज द मेजरमेंट टुवर्ड्स योर टेंजेंशियल स्ट्रेन, ठीक है, या शियर स्ट्रेन की आपकी वैल्यू किस में आती है, तो दैट विल बी अ एंगल और यू कैन से इट इज अ रेडियन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ड्यू टू दिस स्ट्रेस, शियर एंड शियर स्ट्रेन, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेन के कंडीशन में आप लोगों ने देखा था कि वहां पे एक इलास्टिक कांस्टेंट आया था, दैट वाज अप टू द इलास्टिक लिमिट, इसलिए हमने उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला, ठीक है। नाउ इस शियर स्ट्रेन या शियर लोडिंग की वजह से क्या होगी, देयर विल बी अ शियर स्ट्रेस एंड ड्यू टू दैट शियर लोड देयर विल बी अ शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो इस दोनों इलास्टिक जो हमारे शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन है, इनको भी रिलेट करने के लिए हमारे पास एक इलास्टिक कांस्टेंट है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज योर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। रिजिडिटी यहाँ पे वर्ड एक आया है रिजिड, ठीक है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि रिजिड वर्ड हम कहाँ पे यूज कर रहे थे, तो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यूज कर रहे थे, ठीक है। दैट इज द बॉडी विल नॉट डिफॉर्म, बट यहाँ पे रिजिडिटी वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज बॉडी डिफॉर्म हो रही है, वो अपनी रिजिडिटी वहां पे लॉस कर रही है, ठीक है। एंड शियर जो है बेसिकली पूरे बॉडी पे अप्लाई हो रहा है इन शॉर्ट ऑफ रेडियन और शॉर्ट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, तो ये आप लोगों का कहलाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। फॉर इलास्टिक मटेरियल शियर स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू योर शियर स्ट्रेस, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे था वहीं आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू योर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड एज बेसिकली जी, इसको कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। कई जगह आपको कैपिटल सी भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जब तक वहां पे आपको जिस चीज से डिनोट करना है, इधर रिजिडिटी इज डिनोटेड बाय योर जी और सी वहां पे क्लियर नहीं है, ठीक है, तब तक आपको यही लेके चलना है कि बेसिकली डिनोटेड बाय जी और कैपिटल सी, ठीक है। दिस इज योर टाउ अपॉन फाइव, ओके। टाउ क्या था, शेयर आपने देखा, लोड अपॉन एरिया, ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड दिस इज योर फाइव, फाइव वाज बेसिकली योर एंगल, ठीक है। एंगल इज ऑल्सो यू कैन से दिस इज ऑल्सो स्ट्रेन, स्ट्रेन आप लोग देखा था यूनिटलेस होगा, तो सेम द वैल्यू और द यूनिट ऑफ योर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विल बी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यू कैन से पास्कल, ठीक है। तो यहाँ तक तो था बेसिकली आप लोगों का आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने कवर किया है, स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमने देख लिया, लोडिंग देख ली, स्ट्रेस कंपोनेंट्स देख लिया, नो स्ट्रेन देखा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी हुई। आफ्टर दैट आप लोगों ने देखा हुक्स लॉ, ठीक है, यंग्स मॉडुलस, ये तो था आप लोगों को बेसिक स्ट्रेन का पार्ट, लीनियर स्ट्रेन का। नॉ टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात आती है, वहां पे आता है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन ऑन द बेसिस ऑफ शियर स्ट्रेन व्हेन इट इज प्रोपोर्शनल टू योर शियर स्ट्रेस दैट कॉजेस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और इसका रेशियो जो होता है वो कॉल्ड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, डिनोटेड बाय जी एंड इट इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का टॉपिक कवर कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट हमने दो इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ लिए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम दो ही टॉपिक आज लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए और वीडियो आएगा जिसमें हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे बेसिक, जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, ठीक है। तो फॉर दिस वीडियो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को बोलिएगा कि इस वीडियो को फॉलो करें, बिकॉज ये बेसिक गाइडलाइंस हैं, मैंने भी फॉलो किया था, मैंने भी एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, थैंक यू।